नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 3 विद्यार्थी मित्रों, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ में वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बताकर वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं समझाइए प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, वस्तु विनिमय प्रथा, विनिमय अर्थात आपको अच्छी तरह से पता है लेन देन करना। विनिमय अर्थात वस्तु का लेन देन करना। तो आज हम इसके अर्थ और इसकी मर्यादा की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में साटा पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो जो साटा पद्धति है उससे मिलता जुलता ही यह देखने को है। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए और याद करिए, ठीक है। और इस वीडियो को विद्यार्थी मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हिंदी मीडियम के जितने भी आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन तक ये वीडियो सरलतापूर्वक आपके द्वारा, आपके माध्यम से पहुंच सके। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। तो अब हम देखेंगे वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ क्या है। एकदम सरल है, पूरी परिभाषा एकदम सरल है, कुछ नहीं, सिर्फ ये जो अन्य है यही एक अलग है और कुछ नहीं। ध्यान से आप देखिएगा, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या, ये तो परिभाषा है। वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ ये अन्य ही शब्द एक अतिरिक्त शब्द है और बाकी कुछ नहीं। देखिए, वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। तो कैसी? अन्य मतलब गेहूं देकर चावल प्राप्त करना, चावल देकर दाल प्राप्त करना, दाल देकर घी प्राप्त करना, ये सब चीजें। तो वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त हुई, ठीक है। अब हम इसकी मर्यादा देखते हैं। तो मर्यादा में क्या दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों, देखिए, वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा। तो प्राचीन समय से ही लोगों की जो जरूरत थी वो कम थी। लोग पैदल चलते थे, उनको साधन की जरूरत नहीं थी, ठीक। और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। कुल मिला जुला के उनकी जो आवश्यकताएं थी वो कम होने के कारण, उनकी जरूरत कम होने के कारण उन्हें ज़्यादा लेन देन करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, उनके मन में लालच नहीं था। वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए व्यवस्थित जीते थे। परंतु वस्तु विनिमय प्रथा द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता था। मतलब वस्तु विनिमय प्रथा द्वारा अपनी आवश्यकताओं को क्या करता था? संतुष्ट करता था। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करता था। अगर कोई 10वीं का विद्यार्थी गांव में है तो वह दूसरे को अपनी किताबें दे देता था, और उसके कोई भाई बहन अगर 11वीं में पढ़ते हों तो उनसे ले लेता था। इसलिए ये लेन देन करके एक दूसरे के साथ सहकार के साथ विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे। और लोगों को अगर कोई वस्तु की जरूरत होती थी तो एक दूसरे से साथ सहकार के द्वारा लेन देन करके मांग कर जीते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये चावल है, तो चावल देकर क्या प्राप्त करना? घी। घी देकर क्या प्राप्त करना? कपड़ा। कपड़ा देकर क्या प्राप्त करना? जूता चप्पल। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी हमारे दैनिक जीवन में जिसका हम उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब इन आवश्यकताओं के अलावा क्या, जो नई पीढ़ी आई उसके लिए क्या? उसके लिए ये हुआ कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको शिक्षा चाहिए, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? शिक्षक के पास, ठीक है। तो ज्ञान प्रदान करने वाला जो शिक्षक है, ज्ञान के बदले में अनाज प्राप्त करता था। क्या करता था? अनाज, ठीक है। क्योंकि पैसे रुपए का तो उतना ज़्यादा चलन था नहीं, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मनोरंजन चाहिए, जो कलाकार को भी मनोरंजन के बदले में क्या प्राप्त होता था? वस्तुएं मिला करती थी। कोई कपड़े देता था, कोई जूता चप्पल देता था, कोई अनाज देता था। तो इस तरह से अगर गांव के अंदर कोई कलाकार आ जाता था तो उसकी कला देखकर, उसके मनोरंजन को देखकर गांव के लोग उसे क्या करते थे? वस्तु देते थे। परंतु समाज और आर्थिक जगत का विकास होने से क्या हुआ? धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, आर्थिक जगत का विकास हुआ, होने से जनसंख्या में वृद्धि होने से आवश्यकताएं बढ़ी। जब जनसंख्या बढ़ी तो क्या बढ़ी? उन जनसंख्या की आवश्यकता बढ़ी। तो अब जब जनसंख्या बढ़ गई है
तो सबके घर में जनसंख्या बढ़ गई है। तो जो किसान है वह अपनी ज़रूरत तक ही कृषि का उत्पादन कर पाता है। तो अब जरूरी नहीं है कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन हो। तो यहाँ पर क्या हुई, एक समस्या उत्पन्न होने लगी और इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को क्या करना पड़ा, शहर की तरफ शहरीकरण करना पड़ा। और शहरों में औद्योगिकरण, शहरीकरण, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण बदला प्रथा अनेक मर्यादाएं सामने आई। बदला प्रथा मतलब विनिमय प्रथा में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां देखने को मिली। तो अब परस्पर के प्रत्यक्ष व्यवहार कम हो गए। जो वस्तु के बदले में लेन देन होता था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। लोग क्या हो गए, स्वनिर्भर बनने लगे। अपनी आवश्यकताओं को, जो उनकी आवश्यकताएं थी वह धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई, अधिक हो गई। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें नए नए तरीके ढूंढने पड़े। तो अब इसमें हम विद्यार्थी मित्रों, जो हमारी मर्यादाएं थी अभी तक हमने उसकी चर्चा की, लेकिन अब उसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें तो आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की कठिनाइयाँ। ठीक है, मतलब समझना जो है हमें वह एक शंकास्पद है। अगर आपने 10 किलो गेहूं किसी व्यक्ति को दिया है तो उसके बदले में वह सामने वाला व्यक्ति आपको चावल कितना देगा। अगर 10 किलो चावल आपने किसी व्यक्ति को दिया है तो सामने वाला व्यक्ति आपको दाल कितना किलोग्राम देगा। अगर आपने 10 किलो दाल किसी को दिया है तो सामने वाला व्यक्ति से आप अगर घी ले रहे हो तो वो कितना किलोग्राम घी देगा। तो यहाँ पर थोड़ी समस्या देखने को मिली। वो समस्या कुछ इस तरह से रही कि मान लीजिए कि अगर आप 10 किलो गेहूं देते हैं तो बराबर कितना चावल, ये नक्की होना थोड़ा कठिन हो गया। अगर आप 10 किलो क्या दिए, चावल दिए, तो उसके बदले में कितना दाल। ठीक है, अगर आपने 10 किलो दाल दिया तो उसके बदले में कितना घी। तो इसका जो तुलना करना था ये थोड़ा कठिन हुआ। तब लोगों ने नक्की किया रुपए के हिसाब से। अगर मान लिया कि 10 कि यहाँ पर जो गेहूं है उसकी कीमत उन्होंने मान ली कि 20 रुपये, तो 20 गुणे में 10 तो बराबर कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। ठीक है, तो लेकिन जो गेहूं की कीमत 1 किलो गेहूं बराबर 20 रुपये, तो चावल तो यहाँ पे कितना है, 40 रुपये किलो है। तो कैसे पोसाएगा, नहीं होगा। इसलिए 10 किलो गेहूं देने के बदले में उसको कितना किलो चावल मिलेगा, सिर्फ 5 किलो। कितना किलो, सिर्फ 5 किलो। ठीक है, क्योंकि चावल की कीमत 40 रुपये और गेहूं की कीमत 20 रुपये, इसलिए उसका आधा किया गया। अब यहाँ पर क्या बात है कि अगर चावल की कीमत कितनी है, 40 रुपये है और दाल की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है, तो कैसे होगा। तो अब यहाँ पर जैसे 10 किलो चावल अगर दिया तो 100 रुपये किलो है, तो 1 4 दूनी 8, 2.5 किलो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 2.5 किलो चावल देते हो तो आपको सिर्फ 1 किलो दाल प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो दाल की कीमत है वो 100 रुपये है और घी की कीमत जो है वो 400 रुपये। प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ, आज तो 1000 रुपये, 800 रुपये ऐसे भाव चल रहे हैं। ठीक है, मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ। तो अगर दाल 100 रुपये किलो है और ये 400 रुपये किलो है, तो आपको 4 किलो दाल देने के बदले में 1 किलो घी प्राप्त होता है। तो ये कठिनाई जो आई सामने, इसका निराकरण करने के लिए लोगों ने क्या किया, आर्थिक सामाजिक विकास होने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी और अर्थतंत्र सरल से जटिल हो गया। जटिल मतलब कठिन हो गया। जो अर्थतंत्र था पहले सरल था, अब क्या हुआ, कठिनाई देखने को मिली। देखिए फिर से यहाँ पे कि गेहूं देकर चावल प्राप्त करना, चावल देकर कपड़ा प्राप्त करना, परंतु क्या है, अब यह प्रथा कठिन हो गई। क्या हो गई, कठिन हो गई। जिसके पास चावल थे उसे गेहूं की जरूरत नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, जिसके पास चावल थे उसे गेहूं की जरूरत नहीं थी और चावल के बदले में उसे क्या चाहिए था, कपड़ा। जबकि उसके चावल के बदले में क्या चाहिए, दे रहा था गेहूं, उसे गेहूं नहीं चाहिए था। चावल के बदले में क्या चाहिए था उसे, कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर तो लेन देन की प्रक्रिया क्या हो गई, कठिन हो गई। ठीक, जिसके पास कपड़ा था उसके बदले में उसे चावल नहीं चाहिए था। क्या चाहिए था, कपड़े के बदले में उसे घी चाहिए था। कपड़े के बदले में क्या चाहिए था उसे, घी। तो यहाँ पर थोड़ी समस्या देखने को मिली, क्योंकि जो हमें पसंद है अगर वह चीज़ हमें सामने वाला देने को तैयार नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समस्या का सामना
करना पड़ेगा। तो इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रथा में परस्पर तालमेल बिठाना कठिन हो गया। क्या हो गया? कठिन हो गया, क्योंकि चावल वाले को गेहूं नहीं चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, ठीक है। और जिसके पास कपड़ा है उसे चावल नहीं चाहिए, उसे दाल नहीं चाहिए, उसे घी चाहिए। घी वाले को दाल चावल नहीं चाहिए, उसे जूता चप्पल चाहिए। तो यहाँ तालमेल बैठाना थोड़ा कठिन हो गया। इसके लिए अविभाज्य वस्तु के बदले में विभाज्य वस्तु का विनिमय किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न उपस्थित हुआ। अविभाज्य मतलब जिस वस्तु को हम काट के बांट नहीं सकते। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि प्राणियों का भी लेन देन होता था। तो अगर मान लो कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बकरी की कीमत मान लो कि 500 रुपए है, तो उसके बदले में उसे कितना अनाज देना है, तो ये जितना उसको अनाज देना है, क्या उतना अनाज उसके पास है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगर उतना अनाज उसके पास नहीं है, या मान लो कि ज्यादा देना है, तो भी बड़ी समस्या है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि एक बकरी जो है, ये एक बकरी क्या है, बराबर कोई 20 किलो गेहूं देने को तैयार है, तो कैसे संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति को तो 10 ही किलो गेहूं चाहिए। कितना चाहिए? 10 किलो। 20 किलो लेकर क्या करेगा? क्योंकि उसके पास स्टोर करने के साधन नहीं है, बाकी गेहूं क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बाकी का जो 10 किलो है उसको क्या चाहिए था? चावल। तब यहाँ पर कैसे होगा? इसको तो ऐसा है नहीं कि आधा काट के इसको दे दिया, आधा काट के इसको दे दिया तो मिल गया। नहीं, बकरी को काटा जा सकता नहीं है। तो ये अविभाज्य है, इसको बांटने में थोड़ी समस्या देखने को मिली, ये समस्या सामने आई। दूसरा पॉइंट है मूल्य संग्रह की समस्या, ठीक। तो वस्तु विनिमय प्रथा में व्यक्ति को मूल्य संग्रह के बारे में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर मूल्य का अर्थ क्या है? विनिमय मूल्य से है। क्या है? विनिमय मूल्य से है। जैसे मैंने अभी आपको बकरी का उदाहरण दिया, मान लो कि किसी व्यक्ति ने बकरी दे दी और एक बकरी के बराबर 20 किलो गेहूं हुआ, या 20 किलो चावल, या 20 किलो दाल, जो भी हुआ, तो लेकिन उसको जरूरत तो खाली 10 किलो की है। बाकी की जो 10 किलो होता है, ऐसा तो है नहीं उसको इकट्ठा करके रखे, अगले साल काम आएगा। आने वाले वर्ष तक बची हुई वस्तु क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, दीमक लग जाएगा, सड़ जाएगा, भेज लग जाएगा, चूहे खा जाएंगे, कीटाणु लग जाएंगे, तो उसका तो नुकसान हुआ। इसलिए ये क्या हुआ? संग्रह कैसे किया जाए? क्या हुआ? यहाँ पर संग्रह करने की जो समस्या आई, उसके लिए यहाँ पर देखा गया। जैसे किसान है, तो किसान गेहूं का उत्पादन करके गेहूं के बदले में जूता चप्पल या कपड़ा प्राप्त करे। जो किसान है वह क्या करता है? गेहूं का उत्पादन करता है। अब वो क्या सोचता है कि मैं गेहूं देकर उसके बदले में जूता चप्पल कपड़ा प्राप्त करूं, परंतु दिन प्रतिदिन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ने से अतिरिक्त गेहूं को किस प्रकार से सुरक्षित रखे, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2018 में अगर 100 बोरा गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है, तो ये क्या करता है? 100 बोरा गेहूं अपने जो भी जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके पीछे खर्च कर लेता है, तो पूरा हो गया, कोई बात नहीं। इसमें दाल चावल घी कपड़ा जूता सब कुछ ला देता है, बच्चों की कॉपी किताब जो भी लेन देन करना है कर लेता है। लेकिन अब समस्या यह है कि 2019 में यहाँ पर 120 बोरा गेहूं का उत्पादन हुआ, तो लेकिन उसका खर्च कितना है? 100 बोरा गेहूं। तो जो 20 बोरा गेहूं बचा, इसको रखे कहाँ? इसको कैसे सुरक्षित रखे? अगर यहाँ पर हम 2020 की बात करें, तो अब वह क्या करता है? आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से 150 बोरा गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन उसका खर्च कितना है? मात्र 100 बोरा। तो जो 50 बोरा बचा उसको कहाँ रखे, कैसे रखे, किस तरह से सुरक्षित रखे, ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली। तो इस समस्या से निपटारा पाने के लिए यहाँ पर क्या हो? उत्पादकता बढ़ी। अब उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? गेहूं का संग्रह हो, यह भविष्य में गेहूं देकर फिर से जूता चप्पल कपड़े अथवा चावल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु गेहूं को दीर्घ काल तक किस प्रकार सुरक्षित रखें, ये बड़ी विकट समस्या थी। इसलिए व्यक्ति मेहनत करके जिन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता हो और उसके बदले में तत्काल वस्तु या सेवा प्राप्त करना पड़ता था तुरंत, क्योंकि लंबे समय तक नहीं रख सकते, सड़ जाएगा, दीमक लग जाएगा, खराब हो जाएगा, चूहे उसे खराब कर देंगे। परंतु इन उत्पादनों को उस स्वरूप में विनिमय मूल्य सुरक्षित रखना खूब कठिन कार्य देखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तीसरा पॉइंट है मूल्य मापन की समस्या, कि मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु कैसे दिया जाए। ये भी जैसे मैंने आपको अभी दाल गेहूं चावल
जूता चप्पल घी के बारे में समझा है। तो कैसे दिया जाए? तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के बाद औद्योगिक आर्थिक जगत में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मापन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बना। थोड़ा क्या हुआ यहाँ पर कठिन देखने को मिला। जैसे कि किसान के सामने चावल का विनिमय करना था। जो किसान है वो क्या करता है, चावल का उसको लेन देन करना है। तब तक तो ठीक था, ठीक है, परंतु जब गेहूं के सामने अनेक वस्तुएं आने से जिसमें विनिमय का जो दर है को याद रखना थोड़ा कठिन हो गया, निश्चित करना मुश्किल हो गया। जैसे कि 1 मन गेहूं के बराबर 2 मन चावल। क्या है 1 मन? देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 1 मन गेहूं के बराबर कितना? 2 मन चावल। 2 मन चावल देना। यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा कठिन देखने को मिला। क्या कह रहा है कि 1 मन गेहूं के बदले में, हाँ, 1 मन गेहूं के बदले में 2 मन चावल। 1 मन गेहूं के बदले में 10 मीटर कपड़ा। अब यही जो 1 मन गेहूं है इसके बदले में क्या है, 10 मीटर कपड़ा, ठीक है। तो अब 1 मन गेहूं के बराबर कितना घी? कितना घी? यही 1 के बराबर कितना घी, यहाँ पे प्रश्नार्थ का चिन्ह, ठीक है। तो ये जो घी के बराबर में कितना कपड़ा, अभी जो घी है इसके बराबर में क्या कह रहा है, प्रश्नार्थ का चिन्ह है, कितना कपड़ा देना है। तो ये सारी समस्याएं, मूल्य मापन की समस्या जो मैंने उदाहरण में आपको बताया था, ये सब यहाँ पर देखने को मिला। कितना चावल, कितना गेहूं, कितना घी, कितने कपड़े, कितना जूता चप्पल, यह देना, यह सर्वमान्य मापदंड भी आवश्यक हो गया। क्योंकि सबके मन में क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि मैंने इतना गेहूं दिया तो मुझे उसके बदले में इतना चावल मिला, मैंने इतना चावल दिया उसके बदले में मुझे इतनी दाल मिली, ठीक है। तो ये जब तक 2 व्यक्तियों के बीच में आपसी संतोष नहीं देखने को मिलेगा तब तक वस्तु का लेन देन करना थोड़ा कठिन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आवश्यकताओं का परस्पर सामंजस्य के अभाव के कारण, मतलब उसके कमी के कारण, मूल्य संग्राहक की आवश्यकता, मूल्य देखिए, मूल्य संग्राहक की जो आवश्यकता है, मूल्य को कैसे रखा जा सके, मूल्य के मापदंड के रूप में कोई एक माध्यम आवश्यक हो गया। कोई एक माध्यम तो होना जरूरी है, और जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रथा का अंत हुआ। मतलब क्या हो गया, अब वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होगा नहीं, ठीक है। वस्तु के बदले में वस्तु का क्या होगा, लेन देन नहीं होगा। और तब से मुद्रा की खोज की गई। जब बाजार में मुद्रा आ गई तो अब मुद्रा से एकदम सभी लोगों का, सभी व्यापारियों का, सभी व्यक्तियों का काम क्या हो गया, एकदम सरल हो गया। वो कैसे? क्योंकि अब मुद्रा दिया, देखिए मुद्रा क्या हुआ, जैसे कि 1 रुपये बराबर कितनी चॉकलेट, ठीक है, 100 रुपये बराबर कितना गेहूं। तो अब नक्की हो गया, आप 100 रुपये का गेहूं लेना चाहते हैं तो आप गेहूं ले लीजिए। 100 रुपये बराबर कितनी चावल, या 200 रुपये बराबर कितना दाल। तो ये नक्की हो गया, तो आपको इतना ही चाहिए, तो उसके बदले में नक्की किया गया, जैसे भाव बता दिया गया, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलोग्राम क्या है गेहूं, 40 रुपये चावल और 100 रुपये दाल। तो ये नक्की हो गया, ठीक है, कि अब अगर आपको 1 किलो गेहूं चाहिए या 5 किलो गेहूं चाहिए तो 20 रुपये के भाव से आपको कितना देना है, 100 रुपये देना है। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 5 किलो चावल चाहिए तो 4 पंचे 20, मतलब 200 रुपये देना है। अगर आपको 2 किलो दाल चाहिए तो 100 के भाव से कितना हो गया, 200 रुपये आपको देना है। तो आप 500 रुपये लेकर बाजार में अगर जाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना, मतलब 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता, जो व्यक्ति हैं, जो विनिमय वाले हैं, जो लेन देन करने वाले हैं, दोनों के लिए क्या हो गया, सरलता देखने को मिला, और उनका काम कैसा हो गया, बिल्कुल सरल। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।